प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो पार्टी हाईकमांड को डिसाइड करना है, विधायकों को डिसाइड करना है और जो भी बनेगा निश्चित पार्टी अच्छा निर्णय लेगी। गारंटी से कह सकता हूँ कि लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, इन सब को लेकर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे क्षेत्र के नेता हैं, शुरू से ही उस परिवार के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? अगर पार्टी निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर केपी यादव मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं और मैं उनको आज से नहीं जानता। जब कांग्रेस पार्टी में वो भी थे, हम भी थे, तो हम मिलकर कार्य करते थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी में मिलकर हम लोग करते हैं। 101% जीत होगी क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं चालू की हैं। अनुमान है, जो मेरा कैलकुलेशन मैंने किया है कि 120 से लेकर 140 सीट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक। एमपी तक पर आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया पिछले कुछ अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सिंधिया गुट के सबसे कट्टर समर्थक मंत्रियों में से महेंद्र सिंह सिसोदिया गिने जाते हैं। आज महेंद्र सिंह हमारे साथ एमपी तक के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे तमाम उन राजनीतिक सवालों को लेकर जो लगातार मध्य प्रदेश की जनता की जुबान पर बने हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, एमपी तक पर आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि लगातार बीजेपी की सूचियां आ रही हैं। अब तक बीजेपी की 4 सूची आ चुकी हैं, लेकिन अब तक बीजेपी ने बमौरी सीट, जिससे आप लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, 2013 से आप लगातार वहां से विधायक चुनकर आ रहे हैं, लेकिन बमौरी सीट को लेकर अब तक बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया है और अब तक जो भी सूची आई है उसमें आपके नाम का जिक्र अब तक नहीं आया है। इसका क्या कारण है? देखिए, ये संगठन की एक सतत प्रक्रिया होती है और क्षेत्र वाइज जो है ये सब डिक्लेरेशन होते हैं संगठन के द्वारा और उसकी विधिवत हमारी अभियान समिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं। और अभी अगर आप देखें उठाकर तो गुना जिले में 2 सीटें डिक्लेयर हुई हैं जो जिसपे कि कांग्रेस का कब्जा था जी। और इसी तरह शिवपुरी की 2 सीटें वो डिक्लेयर हुई हैं जिन पे कांग्रेस का कब्जा रहा और इसी तरह अन्य जिलों में भी हुआ है। तो अब जो जीतने वाली सीटें हैं उस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी और बहुत अतिशीघ्र ही आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। महेंद्र सिंह जी, आप बमौरी से 2013 में पहली बार विधायक चुने गए थे। उसके बाद जो आपकी शुरुआत हुई वो कांग्रेस पार्टी में हुई है और 18 की सरकार, जब 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जो सरकार बनी थी उसमें आपको लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद आपने सिंधिया गुट के साथ कमलनाथ की सरकार को गिराया और उसके बाद फिर आप बीजेपी में आए, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी आप दोबारा जीतकर उसी सीट से आए। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि बमौरी सीट, चूंकि एक प्रकार से माना जाए कि आपकी पारंपरिक सीट है, तो बमौरी सीट कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे थे कि लोग कि बमौरी सीट का उल्लेख शुरुआत की जो 4 सूची आई है उसमें हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। तो अब क्या लगता है कि 5वीं जो सूची आनी है उसमें कितनी आपको उम्मीद है कि इस बार बमौरी सीट का जिक्र उस 5वीं सूची में हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो आप ही का नाम होगा? देखिए, जो मेरे कैरियर की शुरुआत थी जी। उसमें प्रथम चुनाव में हारा था। दूसरा चुनाव जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं 18,000 से जीता। तीसरा चुनाव में जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया कांग्रेस से तब मैं 28,000 से जीता। और तीसरा चुनाव जो बाई इलेक्शन था जिसमें कि हम लोग डिफेक्ट करके कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो सीट मैं 54,000 वोटों से जीता था। जी। और मुझे विश्वास है कि मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरी लगनशीलता और बराबर विधानसभा क्षेत्र में मेरे सतत दौरे और सतत संपर्क और पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्य हम कर सकते थे जी। और मुझे विश्वास है कि पार्टी निश्चित रूप से पुनः मौका देगी। लेकिन कई जो मीडिया रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं बमौरी सीट को लेकर और खुद आपकी दावेदारी को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आप बाकी और जो मिनिस्टर्स हैं, अब तक 24 मंत्रियों के वो नाम डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन आपका नहीं किया। ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम पिछड़ रहा है। आपको क्या लगता है इन रिपोर्ट्स में कितना दम है, कितनी सच्चाई है? बीजेपी का आंतरिक सर्वे, आप बीजेपी में, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए, पार्टी अपना आंतरिक सर्वे कराती है, उसकी रिपोर्ट जो है वो ना तो लीक की जाती हैं और ना किसी की जानकारी में रहती हैं। मगर मैं इतना जानता हूँ
कि जितना कार्यकाल मेरा भारतीय जनता पार्टी में गुजरा है, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के सतत संपर्क में हूँ। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेरा बमोरी विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मैंने करीब 20,000 करोड़ के कार्य कराए और 50,000 मरीजों को, जो गरीब जनता है मेरे क्षेत्र की, उनका निःशुल्क इलाज भी मैंने कराया है। और पार्टी के लिए समर्पित भाव से हम काम कर रहे हैं। पार्टी अगर मेरी उपयोगिता समझती है कि मुझे टिकट दे तो बिल्कुल स्वागत है, और नहीं देती है तो भी संगठन के सिपाही के रूप में मैं कार्य करूँगा। नहीं, यदि आपने वहाँ बमौरी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य कराए हैं और अगर आपका परफॉर्मेंस या आपकी जो मिनिस्ट्री है पंचायत ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो फिर आपका नाम बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पिछड़ के क्यों आ रहा है या पीछे क्यों बताया जा रहा है? ये आपकी बात हो सकती है, मगर मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास जहाँ तक कानों में बातें आती हैं कि सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के टॉप 5 में बमोरी विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, तो ये बताइए, जब भी विकास कार्यों की बात आती है तो जब विकास कार्य होते हैं तो लोकार्पण होते हैं, शिलान्यास होते हैं, शिलापट्टिकाएं होती हैं, उसमें आप लोग जाते हैं। तो हमने पिछले 6 महीने के दौरान जो देखा है, जो दृश्य हमने सीन देखे हैं बमौरी विधानसभा क्षेत्र से, वो एक तरह के आपके और वहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव, उनके बीच में कोई एक तकरार के जो जितने भी दृश्य सामने आए उनके बारे में बताइए। डॉक्टर केपी यादव से क्या तकलीफ है? डॉक्टर केपी यादव मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, और मैं उनको आज से नहीं जानता। जब कांग्रेस पार्टी में वो भी थे, हम भी थे, तब मिलके कार्य करते थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में मिलके हम लोग करते हैं। कभी कभी किसी बात पे कोई वैचारिक मतभेद हो जाता है, किंतु हम लोग मिलके संगठन के प्रति कार्य कर रहे हैं। महेश जी, जब वैचारिक मतभेद की बात हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर केपी यादव के साथ आपके जितने भी टकराव की खबरें आई या आपके जो बयान आए या डॉक्टर केपी यादव के जो बयान आए, वो ऐसा नहीं लगा कि ये सामान्य वैचारिक मतभेद के बयान हैं, सामान्य सा टकराव है। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई गहरा मतभेद है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि भोपाल से भी बीजेपी के आला कमान को भी आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करानी पड़ी। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि उनको मध्यस्थता करानी पड़ी? नहीं, ये बात की मैं सहमत नहीं हूँ कि आला कमान को मध्यस्थता करानी पड़ी। ऐसा कभी भी वाकया मेरे सामने नहीं आया। हाँ, किन्हीं बातों को लेकर शिकायत की गई थी, और मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से की गई कि पत्थरों में उनका नाम नहीं है। जब हमने उसके फोटोग्राफ्स को सार्वजनिक किया, पार्टी लीडर्स को बताया, तो स्थिति स्पष्ट हुई। और कभी कभी गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है उसकी भी कहीं ना कहीं त्रुटि के कारण जो है इस तरह की आपस में वैचारिक मतभेद आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो सब छोटी बातें हैं, और हम लोग सब मिलकर कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो ये माना जाए कि डॉक्टर केपी यादव के साथ में अब किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है? पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो डॉक्टर केपी यादव, यदि आपकी दावेदारी होती है, 5वीं सूची में आपका नाम आता है, आपके क्षेत्र के सांसद हैं, क्या वो आपके लिए प्रचार करेंगे? निश्चित रूप से, पहले भी किया था और इस बार भी करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या डॉक्टर केपी यादव को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है? ये पार्टी का निर्णय है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पार्टी अगर निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से पार्टी ने यदि निर्णय कर दिया कि डॉक्टर केपी यादव जो कि क्षेत्र के सांसद है उनको आप ही के विधानसभा बमौरी से उतार दिया गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप उनके लिए प्रचार करेंगे? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और अगर वो आएंगे तो स्वागत है उनका। क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी? 101% जीत होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं चालू की हैं, हर तरीके हर क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं, और हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का दावा है आपका? बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीत सकती है? मेरा अनुमान है, जो मेरा कैलकुलेशन मैंने किया है, कि 120 से लेकर 140 सीटें तकरीबन भारतीय जनता आप सीटें घटा रहे हैं, आपके बाकी नेता तो 185 पर। मैं अपना बता रहा हूँ, व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तिगत आकलन जो बता रहा हूँ कि 140 के आसपास सीटें आनी चाहिए। पर जितने भी ओपिनियन पोल अभी तक सामने आए उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाया है। अभी लेटेस्ट में एक ओपिनियन पोल सामने आया था, और भी कई सर्वे रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी मीडिया के अलग अलग बैनर्स में, तो उसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें तकरीबन 120 से 130 के आसपास जा रही हैं, और बीजेपी की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 104, 115, 116 यहाँ तक सिमटती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री हूँ, और ज़मीन से जुड़ के काम करता हूँ। मेरी चाहे विधानसभा हो चाहे प्रदेश हो, सारे ओपिनियन पोल जो कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं, मैं उनको पूर्ण रूप से उसका तिरस्कार करता हूँ। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, इन सब को लेकर अगर हम देखें
तो मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि बीजेपी सत्ता में आती है और इस मध्य प्रदेश चुनाव में जीत दर्ज करती है, तो आपके अनुसार मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो पार्टी हाईकमांड को डिसाइड करना है, विधायकों को डिसाइड करना है, और जो भी बनेगा निश्चित पार्टी अच्छा निर्णय लेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सभी केंद्रीय मंत्री और अपने सभी सांसदों को इस बार टिकट दिया है, उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। तो इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और बाकी के जो बड़े नाम हैं, जितने सांसद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, प्रहलाद पटेल हैं, गणेश सिंह हैं, रीति पाठक हैं, मतलब तमाम सांसद और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। तो ऐसे कयास लगाए गए, ऐसी खबरें आई कि इन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसलिए इनको उतारा है। क्या मानते हैं? देखिए, ये सारा निर्णय पार्टी हाईकमांड का रहता है, और हमारे यहाँ जो है चुनाव अभियान समिति रहती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं मौजूद रहते हैं। ये सारे उच्च स्तर के निर्णय पार्टी हाईकमांड लेती है, और पार्टी का हर कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़ा रहता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो कि मध्य प्रदेश की हर जनता की एक जिज्ञासा है मन में, कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, आपको पांचवी जो बीजेपी की जो पांचवी सूची आएगी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट दिया जा सकता है, विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा हर इंटरव्यू में उन्होंने एक ही बात कही है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी उसको मैं काम करूँगा। पार्टी उनको उचित समझती है कि विधानसभा का इलेक्शन लड़ाए तो वो लड़ेंगे। अगर पार्टी समझती है कि उनको केंद्र की राजनीति में रखना है तो वो केंद्र की राजनीति में करेंगे। उनका एक बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जो पार्टी काम देगी उस कार्य को जिस फील्ड में भी देगी उसको सर्वश्रेष्ठ करने का वो प्रयास करते हैं, और उन्होंने रिजल्ट भी दिए। तो आपको लगता है कि यदि पार्टी उनको मौका देती है, आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? अगर पार्टी निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आपको संभावना नजर आ रही है पार्टी के अंदर, इस तरह के समीकरण, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातें कुछ हो रही हैं? एक ऊर्जावान नेतृत्व है, एक युवा नेतृत्व है, और एक करिश्माई नेतृत्व है। आज मध्य प्रदेश के युवा उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। तो अगर पार्टी हाईकमांड निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी निर्णय लेती है कि उनको मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो फिर शिवराज सिंह चौहान जो इतने साल से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्टी क्या पोजीशन देगी? पार्टी उनको कहाँ लेके जाएगी? ये देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता, क्योंकि शिवराज सिंह जी बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और 20 वर्ष तक उन्होंने मध्य प्रदेश में जो ऊंचाइयां प्रदान की हैं, और आज अगर मध्य प्रदेश किसी मुकाम पे पहुंचा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को देता हूं। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री या तो शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं, तो आपके अनुसार जवाब क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, ये पार्टी हमारी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, संगठन की पार्टी है। मैं एक ही बात कहूंगा आपके मंच से कि कमल का फूल, कमल का फूल और कमल का फूल। तो जैसा आप बता रहे हैं कि यदि आपका कहना है कि पार्टी किसी को मौका देगी तो आप उसके लिए उसकी जय जयकार करेंगे, उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तो मेरा अगला सवाल आपसे फिर ये बनता है, और मैं चाहूंगा कि ईमानदारी से आप इस सवाल का जवाब दें, कि आपको आज भी ये माना जाता है कि आप सिंधिया गुट के मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी में आप अंदर आ गए। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल यही बनता है कि आप सिंधिया गुट के वफादार हैं या बीजेपी के वफादार हैं? भारतीय जनता पार्टी में माननीय सिंधिया जी आए हैं, हम उनके साथ आए हैं। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी को दिल से स्वीकार किया है, पूरा आत्मा से अंगीकार किया है, और अब कोई फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो सिंधिया जी के रूप में हो, चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया के रूप में हो। वी आर ऑल वन, और हम लोग एक ही पार्टी के हैं। अक्सर आप अपने बयानों में बोलते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज थे, महाराज हैं और महाराज रहेंगे, लेकिन बीजेपी के जो पुराने लीडर्स हैं, सत्यनारायण सत्तन या बहुत पुराने जो जनसंघ के जमाने से जो बीजेपी के लीडर हैं, वो उनकी तरफ से जो बयान निकल के सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि यदि सिंधिया भाई साहब बन के बीजेपी में रहेंगे तो वो स्वीकार किए जाएंगे, यदि महाराज बनकर रहेंगे तो बीजेपी का जो मूल कैडर है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप एक तरफ कहते हैं कि वो महाराज ही रहेंगे, और बीजेपी चाहती है, जो ओरिजिनल बीजेपी वो चाहती है कि वो भाई साहब बनकर ग्राउंड पर उतरें। तो इसमें आपकी राय क्या? क्योंकि आपका बयान और उनका बयान दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं
उनके बीच महाराज टकराव नजर आता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की नाती है। है। जी। जब भारतीय जनता पार्टी राजमाता के रूप में उनको स्वीकार करती है और महाराज सिंधिया जी अपने आप को महाराज ना मानते हुए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनर्गल बात कोई अगर कहता है तो उसका मानसिक और व्यक्तिगत विद्वेष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में महाराज सिंधिया जी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। भाई साहब भी एक सम्माननीय शब्द होता है जिसको हम सब स्वीकार करते हैं। इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात दिखती है मुझे। तो आप क्या चाहते हैं, वो बीजेपी के अंदर उनको लोग महाराज कहें या भाई साहब? जो जिसकी मर्जी आए। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे क्षेत्र के नेता हैं, शुरू से ही उस परिवार के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, और इसलिए नहीं कि वो महाराज परिवार के हैं, बल्कि इसलिए कि गरीब जनता के दुख में और सुख में, उनके आंसुओं में, उनके संकट में उस परिवार ने सदैव मदद की है, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय और सदैव पूजनीय रहेंगे। अक्सर कई तरह के वीडियोस आपके सामने आते हैं जिसमें आप गाने गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं, कई बार आप भावुक होते हुए भी दिखाई देते हैं, कई बार इस तरह की भी चीज़ निकल के आई कि ऐसा लगा कि कहीं आपका आखिरी चुनाव तो नहीं है। तो आज आप एमपी तक के दर्शकों को बताइए कि कहीं आपका आखिरी चुनाव है क्या? आप जो गाने गाते हैं, कई तरह के गाने आपने गाए हैं अपने मंचों के जरिए, भावुक अपील भी की है, उसका आशय क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, आप खुलकर बताइए। देखिए, कॉलेज समय से मैं बहुत अच्छा सिंगर रहा, स्कूल टाइम से बल्कि मैं कहूँगा, तो ये भी एक जीवन का फलसफा है, एंजॉय करना लाइफ को, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गाना गाना बजाना, उनके गानों को सुनना, एक दूसरे को संवाद करना। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई गलती है या गलत है, और ये मेरी हॉबी है, मैं करता हूँ। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि पार्टी इस बार आपका टिकट काट सकती है, तो शायद आप अपील कर रहे हो पार्टी को भी और मध्य प्रदेश की जनता को, अपनी विधानसभा की जनता को? नहीं, मैंने अभी कोई लेटेस्ट में ऐसा गाना नहीं गाया। गाना अगर गाया है तो अपने जन्मदिन पे गाया है, या महाराज सिंधिया जी के जन्मदिन पे गाया, या शिवराज सिंह जी के जन्मदिन पे गाया, तो मैं नहीं समझता। और मेरे लिए राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, मैं सेवा भाव से आया हूँ। मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूँ जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, तो मेरे लिए ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। पार्टी जो उपयोग मेरा करेगी। क्या आपको लगता है कि आप टिकट की दौड़ में हैं या टिकट की दौड़ में नहीं है? नहीं, बात दौड़ की नहीं है। पार्टी अगर उचित समझेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी कहेगी संगठन का काम करो, संगठन का काम करेंगे। जो पार्टी उचित समझेगी वो हम करेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने सभी सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया का मानना है कि वो टिकट की दौड़ में नहीं है, लेकिन यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े होंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया का ये भी मानना है कि क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव के साथ अब उनके कोई वैचारिक मतभेद या टकराव नहीं है, और अब ऐसी तस्वीरें लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी जिसमें उन दोनों के बीच में किसी तरह की तकरार की खबरें निकलकर सामने आए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।